Hello everyone, welcome to IS Origin. Moving on with the series of Governor Generals and Viceroys, the next Viceroy which today I'll be covering is Lord Reading. इनका जो टेन्योर है वो आपको देखने को मिलेगा फ्रॉम द ईयर ऑफ 1926 टू द 1931। अब आपको पता है जब आईएनसी का एस्टैब्लिशमेंट होता है इन द ईयर ऑफ 1885, वहां से हमारे फ्रीडम मूवमेंट का भी एक तरीके से शुरुआत हो जाती है। ठीक है, ऑल्दो बहुत अच्छे से शुरुआत नहीं होती है, एक बहुत सर्टेन लेवल पे, डाउन लेवल पे शुरुआत होती है, बट एटलीस्ट हमारा मूवमेंट आप बोल सकते हो एक स्टार्ट हो जाता है। ब्रिटिशर्स तक हमारी डिमांड्स पहुंचने लगती हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो अब लॉर्ड रीडिंग में भी आगे जितने भी और वॉइसरॉयज आएंगे, इरविन आएंगे, वेलिंगटन आएंगे, वेवल आएंगे, माउंटबेटन आएंगे, तो इनके टेन्योर में आपको देखने मिलेंगे ऐसे इवेंट्स, ऐसे सिग्निफिकेंट इवेंट्स जो सर्टेनली पाथ ले करते हैं टुवर्ड्स द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। ओके, लॉर्ड रीडिंग के बारे में हम देख रहे हैं तो इनका इंट्रोडक्शन देखते हैं। First Marquess of Reading, he was a British liberal politician and judge who served as the Viceroy of India, Lord Chief Justice of England and the Foreign Secretary. Okay, तो टेन्योर इनका 1921 से लेकर 1926 तक था। Isaac served as the Viceroy and Governor General of India. He was responsible for introducing reforms laid in the Government of India Act 1919, such as the diarchy and Indianization of services. Okay, he also dealt with the economic and foreign policy issues, including India's economic problems and the threat of Russian involvement in Afghanistan. So this is also related to the Great Game. अब इनके टेन्योर में क्या ऐसे इवेंट्स होते हैं जो हमारे याद रखने लायक हैं? तो पहला तो आएगा आपका मोपला रिबेलियन। अब ये पहले रिबेलियन तो नहीं था, ये एक नॉर्मल प्रोटेस्ट चल रहा था ब्रिटिशर्स के खिलाफ। जो लोकल टेनेंट्स थे मोपला में, विच इज लोकेटेड इन केरला, तो वहां के जो लोकल टेनेंट्स थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ, क्योंकि उनकी जो रेवेन्यू पॉलिसीज थी वो बहुत ज़्यादा सप्रेसिंग थी, बहुत ज़्यादा एक्सेस टैक्स कलेक्ट करना और बहुत ज़्यादा रिग्रेसिव आपको पॉलिसीज देना। ठीक है, ये जो चीज़ें थी इनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया जा रहा था। बट सर्टेनली आगे क्या होता है कि ये एक कम्युनल प्रोटेस्ट के का रूप ले लेता है। क्यों ले लेता है? क्योंकि जो हिंदूज होते हैं उनको फोर्सफुली कन्वर्ट करा जाता है इस्लाम में। ठीक है, तो इस्लाम में जब उनको कन्वर्ट किया जाता है तो ये एक नॉर्मल प्रोटेस्ट ना बन के मास रिवोल्ट बन जाता है और कम्युनल रिवोल्ट बन जाता है among the two religious communities, one is the Hindu and other is the Muslims। ठीक है, अब आगे इस रिवोल्ट ने कब पकड़ी? जब स्वामी श्रद्धानंद जी जो हैं वो यहाँ पर आते हैं और वो जो भी जितने भी हिंदूज को कन्वर्ट किया गया था इस्लाम में फोर्सफुली, वो उनको रिकन्वर्ट करते हैं हिंदुइज्म में। ठीक है, तो उस टाइम पे उनकी किलिंग हो जाती है, उनको मार दिया जाता है। तो ये जो रिवोल्ट है, जो नॉर्मल एक रिवोल्ट रहता है, उस एरिया में सिचुएटेड रहता है, उस एरिया तक ही उसकी रीच रहती है, ये तब एक मास रिवोल्ट का रूप ले लेता है और काफी ज्यादा वाइड स्प्रेड बन जाता है। ठीक है, तो मोपला रिबेलियन occurred in the year of 1921 and it was a communal uprising between the Janmis and the Kudiyas, okay, which were the tenant Moplas and the Janmis were the Hindu landlords। okay, अब ये रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। उनको सर्टेनली एक मालाबार स्पेशल फोर्स क्रिएट करनी पड़ती है, विच वॉज अ स्पेशलाइज्ड बटालियन, कि वो इस रिवोल्ट को सप्रेस कर पाए। आप खुद इससे इमेजिन कर सकते हो कि ये रिवोल्ट कितने बड़े लेवल पे जो है उस टाइम पे अकर हुआ होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इंसिडेंट जो इनके टेन्योर में अकर होता है वो होता है चौरी चौरा इंसिडेंट, विच अकर्ड इन द ईयर ऑफ 1922 एंड द डेट इज 4th of Feb। ओके, 4th of Feb 1922 को चौरी चौरा इंसिडेंट होता है, विच इज फेमसली नोन एज द चौरी चौरा कांड। ओके, अब देखिए इसमें क्या होता है, हमको पता है दैट एनसीएम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एक अच्छे लेवल पे ऑपरेट हो रहा था बाय गांधी जी, और काफी लोगों ने उसको ज्वाइन किया था, चाहे वुमेन ले लीजिए, फार्मर्स ले लीजिए, हर एक तबके के लोग एनसीएम में ज्वाइन होकर बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे टुवर्ड्स आवर इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, टुवर्ड्स अटेनिंग द इंडिपेंडेंस। ओके, बट क्या होता है सर्टेनली, क्योंकि गांधी जी की जो पॉलिसीज होती हैं वो दो रहती हैं कि भाई आपको सत्याग्रह रहना करना है और आपको नॉन वायलेंस ही मेंटेन करना है, वायलेंट एक्टिविटीज बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, बट अब ये जो प्रोटेस्ट हो रहा होता है वहां पे चौरी चौरा एक जगह है गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है, वहां पे एक सर्टेनली एनसीएम के लिए ही प्रोटेस्ट वहां पे लोग कर रहे होते, उस पे जो है वो पुलिस लाठीचार्ज कर लेती है और लोग गुस्से में आके एक पुलिस स्टेशन पे आग लगा देते हैं, जहां पर जो है वो काफी सारे पुलिसमैन की डेथ हो जाती है अलॉन्ग विद द थानेदार ऑफ दैट पुलिस स्टेशन। ठीक है, इस एक्टिविटी को देखते हुए गांधी जी का जो एक नोशन होता है कि भाई मैंने बोला था नॉन वायलेंस आपको नहीं करना है, आपको वायलेंस नहीं करना है, आपको
नॉन वायलेंस की पाथ पे चलना है, तो इसमें तो बहुत ज्यादा वायलेंस क्रिएट हो जाता है, तो इसीलिए वो एनसीएम को विड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है कि भाई एनसीएम के पीछे, एनसीएम विड्रॉ करने के पीछे रीजन क्या रहता है गांधी जी का, विच इंसिडेंट एक्चुअली रिजल्टेड टुवर्ड्स द विड्रॉल ऑफ द NCM. तो द आंसर वुड बी चौरी चौरा इंसिडेंट विच अकर्ड ऑन 4th of Feb 1922. ठीक है, ये डेट भी आपको याद रखनी क्योंकि बहुत एग्जाम्स में ये आती है। So it is the incident which took place on the February 4, 1922. Police fired upon a sizable crowd of protesters taking part in the NCM movement in Chauri Chaura. And in revenge, demonstrators attacked and set a police station on fire, murdering everyone inside, and 22 police officers were killed in this incident. So on February 12, 1922, महात्मा गांधी जो हैं वो एनसीएम को विड्रॉ कर लेते हैं और इससे लोगों का जो मनोबल है, लोगों का जो मोटिवेशन है, जो कॉन्फिडेंस है टुवर्ड्स रेजिंग वॉइस अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, वो काफ़ी लो हो जाता है। और जो लोग इससे जुड़े रहते हैं सर्टेनली, तो उनका भी मोटिवेशन लो होता है कि भाई अच्छा खासा मूवमेंट चल रहा था, गांधी जी ने एक इंसिडेंट की वजह से जो है इस मास मूवमेंट को वापस ले लिया जो कि पैन इंडिया पे अच्छे से ऑपरेट हो रहा था। ठीक है, तो इसके बाद जो है सोचा जाता है कि भाई अब कुछ हमको भी पार्टी फॉर्म करनी पड़ेगी, क्योंकि एनीवेज जो है वो एक ही इंसिडेंट पे या एक ही हम पर्सन पे निर्भर नहीं कर सकते हैं कि वो ही हमारे इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई लड़े। और वहां पे द स्वराज पार्टी कम्स इनटू पिक्चर विच वाज सर्टेनली फॉर्म्ड इन द ईयर ऑफ 1923 बाय चित्तरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू, हु इज द फादर ऑफ जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो स्वराज पार्टी फॉर्म करी जाती है और भी लीडर्स है इसमें, आप देखिए एनसी केलकर हैं, जीएस खरपड़े हैं, एस श्रीनिवास हैं, तो ये जो है स्वराज पार्टी फॉर्म करते हैं। एंड दो बाइफिकेशन इसमें आपको देखने को मिलते हैं, एक होते हैं प्रो चेंजर्स और एक होते हैं नो चेंजर्स। प्रो चेंजर्स जैसा नाम आपको बता रहा है कि ये चेंज के साथ है, चेंज के फेवर में है। मतलब इनका मानना था कि भाई अगर ब्रिटिशर्स को हमें भगाना है यहां से तो हमें वॉयलेंस करना होगा। आप विदाउट अटेम्प्टिंग द वॉयलेंट एक्टिविटीज आप नहीं कर सकते हो। सिर्फ आप बैठ के पिकेटिंग करके, आप स्ट्राइक्स करके, पीसफुल स्ट्राइक्स करके आप बोलो कि भाई ठीक है चलो अब ब्रिटिशर्स अब बहुत अच्छे से चले जाएंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हमें कुछ ना कुछ ऐसी पॉलिसीज को अपनाना पड़ेगा या फिर हमें कुछ ऐसे अग्रेसिव स्टेप्स लेने पड़ेंगे जिनकी वजह से ब्रिटिशर्स का भी जो है वो मनोबल गिरे और वो सोचे कि भाई नाउ इट्स हाई टाइम टू लीव इंडिया एंड लेट देम बी फ्री फ्रॉम अस। ठीक है, तो ये प्रो चेंजर्स का कहना था। और नो चेंजर्स का मानना ये था they were aligning with Gandhiji's policies of non-violence and following the सत्याग्रह and following the peaceful picketing. Okay, तो इनका ये मानना था नो चेंजर्स का। तो देखिए प्रो चेंजर्स they chose to run for office, sit in legislatures and bring about change after shifting their focus to Swaraj within the British Raj. And no changers, they've got its name from their stance on adhering strictly to Gandhi's strategy of non-violent, non-cooperation and the ideals he advocated, such as Swaraj self-rule through simple living, self-reliance and rejection of British institutions and goods. तो ये आपके थे नो चेंजेस और प्रो चेंजेस। बहुत टाइम ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, आपके आंसर राइटिंग में भी आपको देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि भाई व्हाट हु वर द प्रो चेंजर्स एंड हु वर द नो चेंजर्स। तो आपको पता होना चाहिए द स्वराज पार्टी के बाद ये एक दो बाइफिकेशन हमको देखने को मिले थे। ठीक है, इसके बाद आपका आता है काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी which occurred in the year of 1925 and it was also very important event in our Indian history. अब इसमें देखिए क्या होता है, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि एनसीएम को विड्रॉ जब किया गया तो बहुत लोग जो है वो अपसेट थे, खुश नहीं थे कि भाई अब ब्रिटिशर्स के खिलाफ कोई ऐसा मूवमेंट नहीं चल रहा जिसमें हम बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सकते हैं। तो यूथ जो होती है वो एक टाइम पे बहुत अग्रेसिव हो जाती, क्योंकि ब्रिटिशर्स की ऐसी कोई भी पॉलिसी नहीं थी जो हमारे फेवर में थी या फिर इंडियंस के वेलफेयर में थी। ठीक है, तो इसलिए जो यूथ होती है, जो यूथ उस टाइम पे जुड़ रही थी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी में, और यूथ सोच रही थी कि भाई कैसे हम जो है वो इनका जो है वो इनको हम ब्रेक करें, इनका कॉन्फिडेंस तोड़ें और कैसे हम इनको मतलब प्रॉब्लम दें, कैसे इनको करें कि भाई हम में भी कुछ बात है और हम भी जो है वो इनके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। तो एचआरए है और एचएसआरए है, जैसे आपकी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो बनी थी जिसके काफ़ी यंग मेंबर्स आपको देखने को मिलेंगे, उन्होंने जो है ये काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी प्लान करी थी। और एक ट्रेन जो है वो जा रही होती है इस एरिया से, तो वहाँ पे जो भी ब्रिटिश गुड्स और जो भी प्रेशियस चीज़ें उसमें उनकी रखी रहती हैं उसमें ये लोग जो है वो लूट कर लेते हैं। और ये सर्टेनली उनके डिटेनमेंट के लिए
पॉसिबल होता है, क्योंकि जब ब्रिटिशर्स देखते कि भाई ऐसा किया गया है, ऐसी लूट मचाई गई है ट्रेन में इन द मिडवे ऑफ द जर्नी, तो जो भी लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो पकड़ाए जाते हैं, उनको डिटेन ब्रिटिशर्स कर देते हैं. ओके, सो HRA members are responsible for the Kakuri train conspiracy. They sought to engage in political espionage in order to obtain funding from the government. The theft was accomplished, but the conspiracy was quickly discovered. ठीक है, अब इसमें 30 इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें से आपको स्वरण सिंह भी देखने को मिलते हैं, जो कि भगत सिंह के अंकल हैं. और उसके अलावा आप देखिए राजेंद्र लहरी हो गए, और रामप्रसाद बिस्मिल हो गए, अशफाकुल्ला खान हो गए. इन सबको जो है वो इस इंसिडेंट में एग्जीक्यूट किया जाता है. ओके, सो दिस वाज इट फॉर लॉर्ड रीडिंग. आगे लॉर्ड इरविन जब आपको सेशन देखने को मिलेगा, तो उसमें बहुत सारे आपको ऐसे इवेंट्स देखने को मिलेंगे जो कि सर्टेनली हमारे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. सो स्टे ट्यून एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल IAS ओरिजिन. थैंक यू सो मच. टिल देन पढ़ते रहिए, खुश रहिए. जय हिंद, जय भारत.